हेलो एवरीवन। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रस्तावना, संचालन का अर्थ, संचालन का स्वरूप या लक्षण, इनके बारे में समझाया था। अब हम अगला टॉपिक लेंगे आज, संचालन का महत्व। संचालन के महत्व के अंदर आप लोगों की किताब में टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका दिया गया है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। संचालन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सिर्फ औद्योगिक या व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं, लेकिन जो भी अन्य प्रवृत्तियां या क्षेत्र हैं कि जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं, वहां पर संचालन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपके इस पॉइंट में उदाहरण के तौर पे क्षेत्र या प्रवृत्ति बताई गई है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक या फिर खेल कूद की प्रवृत्ति है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं, जिसके अंदर संचालन में जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। संचालन के कार्य जैसे होता है आयोजन यानी कि प्लानिंग करना, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन यानी कि दिशा निर्देश वगैरह करना, नियंत्रण यानी कि अंकुश रखना, ये सारे संचालन के कार्य होते हैं जो इन प्रवृत्तियों में किए जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि संचालन यह प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है साधनों का महत्तम उपयोग। साधनों का महत्तम उपयोग में जो भी संचालन में या फिर इकाई में जो भी ऐसे साधन हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं, उपयोग होते हैं, ऐसे तमाम साधन का व्यवस्थित उपयोग संचालन के ही द्वारा संभव हो पाता है। यहाँ पर आपका ये उदाहरण के रूप में लिखा है कि इकाई में उपलब्ध साधन जैसे लिखा है भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी या यंत्र, ये सारी चीज़ें इस प्रकार की है कि अगर योग्य संचालन किया जाता है तो इन तमाम साधनों का व्यवस्थित उपयोग संभव होता है और इनका जो दुरुपयोग या फिर कह सकते हैं कि इनका जो नुकसान होता है, जो बेकार हो जाते हैं, उनका अच्छे प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। और वो किसके कारण? तो संचालन के कारण। तो ये इसका एक महत्व है कि इकाई या व्यावसायिक इकाई में जो भी साधन है उनका महत्तम उपयोग संभव होता है। उसके बाद आता है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति में व्यावसायिक इकाई जो भी लक्ष्य सिद्ध करती है या फिर जो भी उसके उद्देश्य हैं जो इकाई सिद्ध करने की कोशिश करती है या निर्धारित करती है, वो योग्य संचालन के कारण संभव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है चौथा, व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। संचालन किसी भी व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। जो भी अगर छोटे कद की इकाई है या लघु कद की इकाई है, अगर उसमें संचालन योग्य रूप से हो रहा है, उसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ऐसी छोटे कद की इकाइयाँ आगे चल करके बड़े कद की इकाइयों में या फिर कह सकते हैं कि विशाल कद की इकाइयों में परिवर्तित हो सकती है। साथ में कुछ इकाइयाँ इस प्रकार की होती हैं कि जो हानि करती हुई होती हैं या नुकसान में जाती हैं। तो इस प्रकार की इकाइयों में अगर संचालन बदला जाता है, योग्य संचालन लागू किया जाता है, तो ऐसी हानि करती हुई इकाइयाँ लाभ करती हुई इकाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार कोई भी व्यवसाय की सफलता का आधार वो संचालन के ऊपर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। 5वां पॉइंट आपका आता है रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। तो जैसे इसके ऊपर के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि लघु कद की इकाइयाँ बड़े कद की इकाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं और हानि करती हुई इकाइयाँ लाभ करती हुई इकाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे जितना अधिक कार्य होगा उतना अधिक उत्पादन होगा, उतने अधिक कर्मचारियों की, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो जिससे रोजगारी के अवसरों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो संचालन का एक महत्व ये भी है कि रोजगारी के अवसरों में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका लाभ में वृद्धि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर संचालन योग्य है, जो भी संचालक करता है वो अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से, अपनी योग्यता के द्वारा
इकाई के लाभ में वृद्धि कर सकता है, हानि करती हुई इकाइयों के लाभ में वृद्धि कर सकता है, छोटे कद की इकाइयों को बड़े कद की इकाइयों में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार संचालन के द्वारा लाभ में वृद्धि होती है। उसके बाद सामाजिक लाभ, अगला पॉइंट। तो सामाजिक लाभ के अंदर जो भी व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं, उद्योग होते हैं या कंपनियाँ होती हैं, वो व्यवसाय में रह कर के व्यवसाय के लिए कार्य करती हैं। जो भी इकाइयाँ हैं वो समाज में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जो भी व्यावसायिक इकाई है वो यही चाहेगी कि कम से कम उनका खर्च हो और वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे और उन वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक या आम जनता तक उचित कीमत में प्रदान कर सके, जिससे समग्र समाज का कल्याण संभव होता है। उसके बाद आखिरी आपका पॉइंट आता है राष्ट्रीय उद्देश्य। तो जिस प्रकार हमने दूसरा पॉइंट देखा था साधनों का महत्तम उपयोग, उसमें हमने देखा था कि संचालन के कारण इकाई में जो साधन है, भूमि, पूंजी, कच्चा माल, श्रमिक, इनका अच्छे से उपयोग संभव होता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय उद्देश्य में याद रखना है आपको कि अर्थतंत्र में, यानी कि जो भी हमारे देश में जो भी साधन संपत्तियां हैं उनका योग्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोई भी मानव संपत्ति हो या मानव संपत्ति या साधन हो, वो तमाम चीज़ें उपयोग में जो नहीं ली जाती हैं या बेकार पड़ी हैं उनका उपयोग संभव बनता है और जिसके कारण देश का राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, देश के अर्थतंत्र को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ आपके संचालन का महत्व के ये 8 जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं। ये पॉइंट आपको 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। पॉइंट पूरे के पूरे महत्व के सारे पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं। इसमें से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि संचालन प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, समझाइए। तो उसमें आपको ये थियरी लिखनी होगी। उदाहरण के तौर पे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि संचालन रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करता है, समझाइए। या संचालन से होने वाले सामाजिक लाभ को समझाइए, संचालन के राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझाइए। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत ही महत्व का प्रश्न है जिसके अंदर की थियरी आपको अच्छे से याद करनी होगी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है संचालन, विज्ञान, कला और व्यवसाय। ये इसमें एक ही टॉपिक के अंदर 3 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, 3 नंबर या 2 नंबर में, कि संचालन एक विज्ञान है, समझाइए, या फिर संचालन एक कला है, समझाइए, या संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। ये लगभग ये प्रश्न 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पहला हम टॉपिक लेंगे कि संचालन एक विज्ञान है, समझाइए। तो सबसे पहले जो ये तीनों प्रश्न या टॉपिक आपके आते हैं, इसमें सबसे पहले आपको इनका अर्थ याद करना होगा कि विज्ञान क्या है, कला क्या है या व्यवसाय क्या है। तो यहाँ आपकी किताब में सबसे पहले विज्ञान का अर्थ दिया गया है कि विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनके पास अपना एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है। किसी भी बातों को साबित करने के लिए उनके पास तर्क होता है, प्रयोग होता है, वास्तविकता होती है जो उन बातों को वो साबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। उसके बाद आता है कि यह विज्ञान है जिसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं और तथा कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। कोई भी विज्ञान होता है उसमें नियम होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। यह आपको याद रखने का टॉपिक कि विज्ञान में अपने नियम और सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। विज्ञान में कार्य कारण का संबंध होता है, यानी कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य विज्ञान के तौर पे किया नहीं जाता है। जिसके वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं, जो बातें सिद्ध की जाती हैं, ऐसी बातों का विज्ञान में समावेश किया जाता है। यहाँ ये विज्ञान हो गया, विज्ञान के बारे में इतना हमने समझा दिया। जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको 2 या 3 लाइन विज्ञान के बारे में समझानी है और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसी प्रकार संचालन में भी विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, कि जो ऊपर की बातें हैं वो विज्ञान में है जो संचालन में दिखाई देती है। जैसे लिखा है कि व्यवस्थित ज्ञान,
सर्वव्यापकता, कारण और प्रभाव का संबंध, वास्तविकता, विश्लेषण, प्रयोगों का आधार, नियमों की जांच इत्यादि। ये सारी चीज़ें इस प्रकार की है कि जो विज्ञान में होती हैं, विज्ञान में हमको दिखाई देती हैं, जिससे हम संचालन को विज्ञान के रूप में भी जान सकते हैं कि संचालन के भी अपने नीति, नियम, सिद्धांत होते हैं। संचालन भी वास्तविकता पर आधारित होता है। संचालन में भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। संचालन में तर्कबद्ध बातों को रखा जाता है। संचालन में जो संचालक होते हैं उनके पास अपना विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है। ये सारी चीज़ें कि जो विज्ञान में हमको देखने को मिलती है, वो सारी बातें संचालन में देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संचालन एक विज्ञान है या संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जब आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए कि संचालन एक विज्ञान है, समझाइए, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को विज्ञान के बारे में लिखना है, विज्ञान का अर्थ लिखना है, विज्ञान में नियम और सिद्धांत होते हैं वो आपको उसमें लिखना है, विज्ञान में कार्य कारण के द्वारा संबंध स्थापित किए जाते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको संचालन के बारे में लिखना है कि संचालन भी विज्ञान की तरह ही है, उसके जो लक्षण हैं विज्ञान के वो संचालन में भी दिखाई देते हैं। संचालन में भी वास्तविकता है, प्रयोग है, सिद्धांत हैं, नियम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संचालन एक विज्ञान है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है किताब में, संचालन एक कला है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि संचालन एक कला है, इसे समझाइए। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सबका अर्थ लिखना है, जैसे हमने विज्ञान का अर्थ सबसे पहले समझा था, विज्ञान के बारे में समझा था, उसी प्रकार कला के बारे में समझना है पहले। तो कला का अर्थ दिया हुआ है यहाँ आपको कि कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता या कौशल, इसे कला कहते हैं। कि व्यक्ति जो भी कार्य है वो किस प्रकार से कर सकता है, कितना कुशल है, उसमें किस प्रकार की आवड़त है, तो ये सारी चीज़ें कला के अंतर्गत आती हैं। साथ में लिखा है कि परंतु इस कौशल का उपयोग करने के लिए उस कार्य का सैद्धांतिक ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। कि सिर्फ उसके पास कला हो कार्य करने की, ये आवश्यक इतना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन साथ साथ में जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान उसके पास होना आवश्यक है, तभी वो दूसरे व्यक्तियों से उस कार्य को करवा सकता है। तो इस प्रकार जो भी कार्य है उसका सैद्धांतिक ज्ञान व्यक्ति के पास होना चाहिए, तभी वो कला में निपुण है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद संचालन में भी व्यक्ति अपनी कुशलता से, अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से दूसरों से काम निकलवा सकता है। तो ये एक कला होती है कि हमें जैसा कार्य चाहिए, हम जैसा कार्य करवाना चाहते हैं लोगों से, वैसे ही कार्य लोग करें, तो वो एक कुशलता होती है, कौशल होता है, तो जिसे कला कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो संचालन है वो एक कला है। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग का आता है कि संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। अधिकतर आप लोगों के एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें व्यवसाय के अर्थ के साथ साथ कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, इन्हें लिखना होता है, तो इसलिए 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो संचालन एक व्यवसाय है, इसे समझाना है, तो सबसे पहले हमें व्यवसाय की परिभाषा, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ व्यवसाय की परिभाषा लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी अर्थ है, परिभाषा है, जो डेफिनेशन होती है एग्ज़ाम में, वो वैसे की वैसी ही लिखनी होती है। जो आपकी किताब में दी गई है वो वैसी की वैसे ही एग्ज़ाम में लिखनी होती है, उसमें कोई परिवर्तन आपको करना नहीं है। जैसे आपके पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट वैसे के वैसे ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। अंदर आप थियरी अपने हिसाब से, पॉइंट से संबंधित थियरी आप लिख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके किताब को आप याद करने की कोशिश कीजिए। जो किताब में परिभाषा, पॉइंट जिस प्रकार से लिखे गए हैं उसे इस प्रकार से याद करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम तक याद रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संचालन एक व्यवसाय है। व्यवसाय की परिभाषा देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए
और बदले में समाज के पास से फीस ली जाए या वसूल की जाए तो ऐसी प्रवृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। कि कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसके बारे में विशिष्ट ज्ञान का मतलब है कि उसकी डिग्री प्राप्त करना, उसकी लायकात प्राप्त करना। तो वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अगर उस ज्ञान का लाभ हम पूरे समाज को देते हैं और उसके बदले में लोगों के पास से फीस लेते हैं तो ऐसे सेवा को या प्रवृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा गया है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये सारे के सारे व्यवसायी व्यक्ति होते हैं। डॉक्टर सेवा देता है, बदले में लोगों के पास से फीस वसूल करता है। वकील है, वकील केस वगैरह लड़ते हैं और बदले में अपने मुवक्किल के पास से फीस वसूल करते हैं। उसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर हैं कि जो समाज को लाभ देते हैं ज्ञान के बदले में और उस लाभ के बदले में फीस वसूल करते हैं, जिसे व्यवसाय कहा जाता है। इस प्रकार अधिक समझने के लिए हम व्यवसाय के लक्षण देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं कि जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि संचालन एक व्यवसाय है। तो सबसे पहला लक्षण आता है विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। कि जो भी संचालन है उसमें विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि व्यवसाय के प्रकार के अनुसार उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे लिखा है कि वकील के व्यवसाय के लिए LLB की उपाधि। कि अगर हमारे पास हमको जिस भी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना है उस क्षेत्र का हमारे पास विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। वकील है तो उसके पास LLB की उपाधि यानी कि डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों के लिए अलग अलग डिग्रियां होती हैं, MBBS है, MD है, MS हैं, ये सारी डिग्रियां होती हैं डॉक्टरों के पास, क्योंकि उनके पास उनके क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान है और उस ज्ञान के बदले में वो लोगों के पास से या समाज के पास से फीस वसूल करते हैं। उसी प्रकार से अब के समय में संचालन के क्षेत्र में भी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान या डिग्री हम कह सकते हैं। संचालन यानी मैंने आपको उसका इंग्लिश में नाम बताया था मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की भी अब डिग्रियां होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपकी किताब में BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि यानी कि डिग्री। तो संचालन में भी विशिष्ट ज्ञान होता है जिसकी डिग्री ली जा सकती है। BBA और MBA करके संचालन की डिग्री ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम समाज के लोगों को लाभ दे करके बदले में फ़ीस वसूल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है व्यवसाय में, जो लक्षण व्यवसाय का आता है कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास उनका विशिष्ट ज्ञान होता है, डिग्री होती है और बदले में फ़ीस लेते हैं। उसी प्रकार से अब के आधुनिक समय में संचालन भी एक व्यवसाय बन गया है। उसके अलावा एक विशिष्ट ज्ञान होता है, उसकी भी डिग्री होती है, जो डिग्री प्राप्त करके हम लोगों के पास से फीस वसूल कर सकते हैं। इस प्रकार से पहला लक्षण सिद्ध होता है कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता जो व्यवसाय में है वही संचालन में साबित होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। ज्ञान में वृद्धि और संशोधन के अंदर जिस प्रकार व्यवसाय में ज्ञान की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी वकील है वो सीधे LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद सीधे वो कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ता है। डॉक्टर है, अगर उसने सीधे अपनी पढ़ाई पूरी की है, डिग्री प्राप्त की है, तो सीधे वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर के ऑपरेशन नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे अनुभव होना चाहिए, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त होनी चाहिए। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो सर्जन होते हैं, पहले कोई जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनके अंडर में वो काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से संचालन भी इसी प्रकार का क्षेत्र है कि जहाँ पर अनुभव की और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका व्यावसायिक मंडल। व्यावसायिक मंडल में व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग मंडल होते हैं। उसी प्रकार से संचालन के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं, यानी कि संचालन चलाने वाली संस्थाएं होती हैं कि जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संचालन का कार्य करती हैं या उसके कोर्स वगैरह चलाती हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कि भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था है IIM
यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में एक एक वाक्य में पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लेना। IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये संस्था इस प्रकार की है कि जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी कार्य करती है। संचालन का विकास हो, मैनेजमेंट का कोर्स आगे आए, दुनिया भर के लोग मैनेजमेंट के कोर्स में जुड़ें, उसके लिए ये संस्था कार्य करती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका आचार संहिता का पालन। आचार संहिता यानी कि जो नीति नियम कायदे कानून होते हैं वो प्रत्येक संस्थाएं अपने खुद के नीति नियम कायदे कानून बनाती है, जिससे उन व्यक्तियों को जो वहाँ से शिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें उन नियमों को, कायदे कानूनों को पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार जो व्यावसायिक क्षेत्र में होता है कि आचार संहिता का पालन करना है, नीति नियम कायदे कानून का पालन करना है, वही संचालन के क्षेत्र में होता है कि जहाँ से हमने डिग्री प्राप्त की है, जिस संस्था के पास से हमने पढ़ाई की है, उसके नीति नियम कायदे कानून मान्य होते हैं। उसके बाद आपका अंतिम पॉइंट आता है नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व ये याद रखने का कि नैतिक दायित्व स्वेच्छा से किया जाता है। व्यवसाय की तरह संचालन में भी अपने नैतिक दायित्व होते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे देखें कि कोई वकील है, वो अपने मुवक्किल की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के पास या अन्य व्यक्तियों को नहीं देता है। अगर हम किसी वकील के पास जाते हैं कि हमें उस व्यक्ति की जानकारी चाहिए जिसका केस आपके पास है, तो वकील साफ मना कर देगा कि नहीं, ये उसके नैतिक दायित्व के खिलाफ है, वो किसी की भी जानकारी वो नहीं देता है जो उसके मुवक्किल हैं। उसी प्रकार से संचालन के अंतर्गत भी आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने मुवक्किल की जानकारी या अपने क्लाइंट की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देते नहीं हैं। ये उसका नैतिक दायित्व होता है कि अपने पद के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रह करके कार्य करें। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है कि संचालन एक व्यवसाय है। तो इस प्रकार संचालन एक कला है, संचालन एक विज्ञान है, संचालन एक व्यवसाय है। तीनों ही टॉपिक में आपको पहले इन तीनों का अर्थ लिखना होगा। अर्थ लिखने के बाद इनके बारे में थोड़ा समझाना होगा, और फिर संचालन क्यों विज्ञान है, संचालन क्यों कला है, संचालन क्यों व्यवसाय है, उसके बारे में समझाना होगा। तो ये आपको 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तीनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचालन विज्ञान है समझाइए, संचालन कला है समझाइए, या फिर संचालन व्यवसाय है समझाइए। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।